नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। इस चैप्टर में चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और अभी तक हमने 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन कर रखा है। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं? संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं, जिसमें कि हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में भी बता दिया। इसके साथ ही साथ विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने बताया और इसके साथ ही साथ द्विविस्थापन अभिक्रिया के भी बारे में हमने बता दिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने एक नई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को सीखा जिसको बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रियाएं। इतनी सारी अभिक्रियाओं के बारे में हमने बता रखा है और यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक होगा या डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर देखें। आज के वीडियो में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और अगली रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर के लिए, आप लोगों के लिए और एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया प्रत्येक वर्ष पूछी जाती है। यह अभिक्रिया होगी रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जिसको कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे और इसी को ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो हम कहेंगे कि आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। शुरू करते हैं। भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है? इसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया है। कौन कौन सी? तो एक है उपचयन अभिक्रिया, जिसको कि ऑक्सीकरण बोला जाता है, और दूसरी है अपचयन अभिक्रिया। इसका इंग्लिश नाम भी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इंग्लिश नाम को भी दे करके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, कई तरीके से पूछता है। तो आपको यहाँ पर बने रहना है। इस टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों पर हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात ऑक्सीकरण की करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? इसी को अपचयन उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिख रखा है और इन पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जुड़ता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, वह अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण की। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन में संयोग होना, वही हम कह सकते हैं भाई ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का संयोग ही होगा। उसके बाद से हाइड्रोजन में कमी अर्थात हाइड्रोजन में वियोजन, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि हाइड्रोजन अलग होता हो। क्या होता हो? अलग होता हो। उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उसे कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके साथ ही साथ आपको जानना होगा क्या? ऋण तत्वों में वृद्धि। भाई, ऋण तत्वों में क्या होगी? वृद्धि। इसके साथ ही साथ धन तत्वों में कमी या इलेक्ट्रॉन का त्याग। इतनी सारी चीजें हो रही हो, इसमें से कोई एक भी हो रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाएगा ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर देखो, C+O2। भाई, कार्बन को जलाते हैं, कार्बन को जलाते हैं तो बनता है क्या? CO2 गैस बनती है, यही बनता है ना। अब देखो भाई, यहाँ पर हुआ क्या? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किए और बना लिए CO2। कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण की, क्योंकि ऑक्सीजन का ही तो जुड़ना है यहाँ पर। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन को देखते हैं। Mg+O2। भाई, बनेगा क्या? MgO। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। भाई, बैलेंस करने का तरीका हमने बता रखा है और आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन हुआ। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। भाई, सोडियम है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बना लिया? धनायन बना लिया। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो वो भी अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण होगी। समझ में आ गया ऑक्सीकरण क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोजन होता है या हाइड्रोजन अलग होता है।
हाइड्रोजन अलग होता है, या हम कहें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। इसी तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसे आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली अभिक्रिया है अपचयन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिडक्शन। भाई रिडक्शन जो है ना, अपचयन जो है ना, ऑक्सीकरण का यानी कि उपचयन का एकदम विपरीत है। एक दाहिना हाथ है तो एक बायां हाथ है, इतना समझना। एक दूसरे का क्या है? विपरीत, एक दिशा में दोनों नहीं है। ध्यान देना क्या होता है ना अपचयन। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है। भाई ऑक्सीजन पदार्थ से यदि अलग हो जाए, ऑक्सीजन पदार्थ से क्या हो जाए? अलग हो जाए। यहाँ पे जुड़ रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग, है ना विपरीत। आगे, या हम कहें हाइड्रोजन का संयोग हो यानी कि जुड़े, यानी कि अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो। क्या होता हो? जुड़ता हो। यहाँ पे क्या होता था भाई? अलग होता था, लेकिन यहाँ पर क्या? जुड़ रहा है। या हम कहें धन तत्वों में वृद्धि, यहाँ पे धन तत्वों में कमी और यहाँ पे वृद्धि, उल्टा है ना। या कहें ऋण तत्वों में कमी, या हम कहें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऐसी ही अभिक्रियाओं को बोलेंगे क्या? अपचयन अभिक्रियाएं। इसका मतलब यही होगा ना कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन अलग होता हो, या हाइड्रोजन जुड़ता हो, या हम कहें कि धन तत्वों में वृद्धि होती हो, या ऋण तत्वों में कमी होती हो, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता हो, इसी तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझा जाए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उदाहरण से, क्या है उदाहरण? सबसे पहले देखो, उदाहरण की बात करते हैं। भाई MgO है और ये बना लिया Mg प्लस O2, Mg प्लस O2। देखना बैलेंस कर लेते हैं भाई, इसको 2 करें और इसको 2, तो यहां पर हमने रिएक्शन को भी बैलेंस कर लिया। अब देखो भाई, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्या हो रहा? अलग हो रहा। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में? अलग हो रहा। और जब ऑक्सीजन का वियोग हो, अलग हो, ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण की। आया समझ में? आगे अगला रिएक्शन देखते हैं, H2O H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। देखो क्या हो रहा है यहां से कि ऑक्सीजन इसमें से अलग हो रहा है। बैलेंस कर लेते हैं पहले भाई, बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि कौन सी अभिक्रिया हुआ? रिडक्शन हुआ, यानी कि अपचयन हुआ। और एग्जाम्पल दिखा दें, और एग्जाम्पल देखो, I2 प्लस H2 और बन गया क्या? 2Hi। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से आयोडीन जुड़ रहा। कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन हुआ। और दिखाते हैं रिएक्शन, देखो Fi पे 3 प्लस चार्ज है और इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। अब क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहां से एक प्लस चार्ज चला जाएगा तो Fi पर हो जाएगा 2 प्लस चार्ज। क्या हुआ? ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई। तो कौन सी अभिक्रिया हुई यहाँ पे? अपचयन। भाई दोनों अभिक्रियाओं की पारदर्शिता है, यहाँ पर एक एक चीजों के बारे में बारीकी से बताया जा रहा है। तो बस आपको करना क्या है, इस क्लास में अंत तक बने रहना है और आप ऑक्सीकरण अपचयन को क्लास 11th क्या आगे की भी क्लास में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां तक नहीं भूल पाएंगे। एक बार फिर हम कहेंगे कि यदि आपने इसे समझा नहीं तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। तो यहां पर आपने जान लिया भाई कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जो ऑक्सीकरण में होगा उसका उल्टा अपचयन में होगा, भाई जो अपचयन में होगा उसका उल्टा ऑक्सीकरण में होगा। समझ में आ गई होगी बातें। अब हम जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। भाई रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है? तो भाई वही रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो, उसे ही बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। एक बार इसे आप लोग नोट करें और उसके बाद से हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है इसे तो आप लोगों ने सीख लिया। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे। भाई रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं
जिसमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण यदि अकेले हो रहा है तो वह अभिक्रिया पूर्ण नहीं है, अपचयन यदि अकेले हो रहा है तो वह अभिक्रिया पूर्ण नहीं है, दोनों अभिक्रिया का साथ साथ होना जरूरी है। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे ही बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। देखो यहाँ पर ध्यान से, वे अभिक्रियाएं जिसमें कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, क्या होती है? साथ साथ, उसे ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे रेडॉक्स को इंग्लिश में लिखा जाता है REDOX। RE का मतलब है रिडक्शन यानी कि अपचयन, और OX का मतलब है क्या? ऑक्सीडेशन। RED का मतलब है रिडक्शन यानी कि अपचयन, OX का मतलब है ऑक्सीडेशन यानी कि अपचयन। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होंगी और उसी को बोला जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल को देखा जाए भाई, एग्जाम्पल को देखो, CuSO4 कॉपर सल्फेट है और इसमें जिंक से अभिक्रिया करवाया गया तो बना क्या? FeSO4 और प्लस Cu। देखना, ये जो अभिक्रिया हमने लिख रखा है ना, यह एक पूर्ण अभिक्रिया है, और पूर्ण अभिक्रिया का मतलब है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होंगी। देखो भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, जो आयरन है ना इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना भाई। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए वही अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण की होगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। अब देखो तो क्या हुआ, यहाँ पर जो Fe है वो ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई। भाई जो जिसकी अभिक्रिया करता है ना वही हो जाता है, वही चीज है कि इसमें ऑक्सीकरण हुआ यानी कि ऑक्सीकृत हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकृत हुआ। उसके बाद से देखो Cu के साथ क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीजन अलग हो रहा है ना, Cu के साथ ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन की। इसका मतलब है कि Cu क्या हुआ? अपचयित हुआ। क्या हुआ? अपचयित हुआ। बातें समझ में आई यहाँ पे? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, ऑक्सीकरण की भी और अपचयन की भी, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसी को बोला जाता है अपचयोपचय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयोपचय अभिक्रियाएं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? CuO प्लस H2, ये हो जाएगा क्या? Cu प्लस H2O। ये रिएक्शन है यहाँ पे, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। आपके पास एक और रिएक्शन आ गया, अब यहाँ पे समझना है कि क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। तो देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, Cu के साथ क्या घटना हो रही है? ऑक्सीजन अलग हो रहा है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें से ऑक्सीजन अलग होता है, कौन सी अभिक्रिया हमने बताया? अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सी अभिक्रिया हमने बताया? अपचयन। क्या है ये? अपचयन हुआ। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा। क्या हो रहा? ऑक्सीजन जुड़ रहा। तो कौन सी अभिक्रिया हुआ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़े? वो कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। देखो दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। तो कौन सी अभिक्रिया हुई? यही तो रेडॉक्स अभिक्रिया है ना। तो देखो कॉपर क्या हुआ? अपचयित हुआ। हाइड्रोजन क्या हुआ भाई? ऑक्सीकृत हुआ। सिंपल सा फंडा है, जो जैसा है वैसा हो जाता है। ठीक है, जो जैसा काम करे वैसा हो जाता है। यदि चोरी करेगा तो चोर होगा, और यदि अच्छा काम करेगा तो अच्छा जो है उसका नाम होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो जैसा है काम करेगा वैसा हो जाएगा। इसने क्या किया? अपचयन किया,
तो अपचयित हो गया। इसने क्या किया, ऑक्सीकरण किया, यानी कि ऑक्सीकृत हो गया। बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें एक चीज और हम समझेंगे भाई, जो ऑक्सीकृत हो रहा है मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, वे पदार्थ जिसका क्या हो, ऑक्सीकरण, क्या हो, ऑक्सीकरण, और वे पदार्थ जिसका अपचयन हो, क्या हो, अपचयन। समझना यहाँ पे, वे पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऐसे पदार्थ को अपचायक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ। ठीक, और वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक, वे पदार्थ जिसका क्या होता है, अपचयन, ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक पदार्थ कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक पदार्थ। अब देखो आयरन का क्या हो रहा, आयरन का ऑक्सीकरण, यानी कि कैसा पदार्थ है, अपचायक पदार्थ है। अब देखो यहां पर कॉपर का क्या हो रहा, अपचयन हो रहा, यानी कि कॉपर कैसा पदार्थ है, ऑक्सीकारक। और देखो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत लिख देते हैं। और जिसका अपचयन होता है वो क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। बातें समझ में आ गई होंगी। ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित जितनी भी जानकारी थी सारी जानकारी हमने दे रखा है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको एक्सेप्ट भी किए होंगे और ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। रिवीजन करते रहना है और वीडियो को देखते रहना है। अब आगे हम चलेंगे और दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव देखेंगे। भाई दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण की क्रिया होती रहती है और उसका क्या प्रभाव होता है, एक बार इसे नोट करें और उसके बाद से हम दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव को अभी हम तुरंत बताएंगे। प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक आता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव। जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालती है, यहां पर इससे रिलेटेड दो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। सबसे पहले हम संक्षारण की बात करेंगे। किसकी, संक्षारण की। देखो संक्षारण होता क्या है, संक्षारण का मतलब होता है ना खराब होना। क्या होना, खराब होना। भाई यहाँ पर बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारी धातुएं जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, ये सभी धातुएं हम लोग इसका किसी न किसी रूप में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। सबसे अधिक यूज में लाने वाला जो धातु है वो लोहा है। लेकिन वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, नमी है, आर्द्रता है, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें होती रहती हैं और विभिन्न प्रकार की धातुएं इनसे रिएक्ट करते रहती हैं। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो धातुएं होती है ना क्रियाशील होती हैं। ऐसे तत्व जो क्रियाशील होते हैं, धातु जो है क्रियाशील होती है, जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, ये सभी क्रियाशील है। वायुमंडल में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की गैसों से, नमी से सामना होता है और ये रिएक्ट कर जाते हैं, जिस कारण से उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, यानी कि वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और खराब होने को ही क्या कहते हैं भाई, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण करते हैं। जैसे देखो लोहा, जैसे कि देखो लोहा, जो लोहा है नमी और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। देखो हमने क्या कहा, जो लोहा है, लोहा यह नमी और वायु से रिएक्ट कर जाता है, जिसमें कि उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। और लोहे में जंग लगना एक प्रकार की ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जो वायु है, ऑक्सीजन है, वह लोहे के साथ जुड़ जाता है। जब लोहे के साथ जुड़ जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। और लोहे में जंग का लगना, जंग का लगना एक प्रकार की कौन सी क्रिया है, संक्षारण की क्रिया है, क्योंकि लोहा धीरे धीरे खराब होने लगता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पुराना पुल हो, पुराना गेट हो, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लोहे से बनाई जाती हैं। तो बहुत पुरानी जो वस्तुएं हैं ना, उसमें देखोगे कि लोहे में छिद्र लग गया। जैसे कि पुराने पुल हो, पुरानी चादर हो लोहे की, उसमें छिद्र पड़ गया है।
क्या कोई उसी तरह का छिद्रयुक्त लोहा लगाया होगा पुल में या गेट में या चादर में? ऐसा नहीं ना है। उसने तो नया लगाया होगा, लेकिन क्या हुआ, उसका संक्षारण हुआ, यानी कि वो धीरे धीरे खराब हुआ। और इस कारण से क्या हो गया, खराब होने की वजह से उसकी गुणवत्ता में कमी आई, यानी कि उसका क्या हो गया, संक्षारण हो गया। तो देखो, लोहे में जंग का लगना, यानी कि जब जंग लगता है तो लोहा लाल या भूरे रंग का हो जाता है। या हम कहें कि चांदी का काला होना, भाई चांदी, पुरानी चांदी देखोगे ना तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, वो भी क्या है, संक्षारण है। इसी प्रकार से तांबे का हरा होना, ये सब क्या है, संक्षारण के प्रभाव से ही होता है। भाई अब संक्षारण से बचा कैसे जाए, तो विभिन्न प्रकार के उपाय करके हम संक्षारण से बच सकते हैं। सबसे पहला है क्या, पेंट करके। धातु की वस्तु को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। और पेंट करेंगे तो क्या होगा, वायु या नमी आएगा तो पेंट से टकराएगा, लोहे से तो टकराएगा नहीं, और जिस कारण से वह वहीं से लौट जाएगा, रिएक्शन होगा नहीं, और इससे वे बच सकते हैं। या हम कहें तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर धातु को तेल या ग्रीस लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, बाहरी वायुमंडल का प्रभाव उस पर कम हो जाता है। या हम कहें क्या, तीसरी चीज है यशद लेपन। यशद लेपन, भाई यशद लेपन में क्या होता है, जैसे कि लोहा है उसके ऊपर सिल्वर की परत चढ़ा दी जाती है, चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, जिस कारण से बाहरी जो सिल्वर क्या होता है, थोड़ा निष्क्रिय होता है, और बाहरी जो वायु है, नमी है, उसका अटैक उस सिल्वर परत पे होता है, न कि लोहे पर। तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम है विकृत गंधिता। क्या है भाई, विकृत गंधिता, गंधिता। अब हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, और ऑक्सीकरण के कारण क्या हो रहा है, लोहे या धातु से बनी वस्तुएं खराब हो रही है, यानी कि संक्षारित हो रही है। तो क्या है, हमारे दैनिक जीवन में ये प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से आता है विकृत गंधिता, ये भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण की क्रिया है। जो भोज्य सामग्री होते हैं ना, भोजन वाली वस्तुएं, जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं कुछ समय बाद वे खराब होने लगती हैं और उसमें से गंध आने लगता है, और वह वस्तु खाने योग्य नहीं रहती है। यदि ऐसी वस्तु का भोजन कोई करता है, खाता है, तो उसे फूड पॉइजनिंग होने की संभावना होती है, खाद्य विषाक्तता होने की संभावना होती है, यानी कि वो भोजन विषाक्त हो गया। और देखो, भोजन से गंध आना यानी कि भोजन खराब हो गया, और इसी को बोला जाता है विकृत गंधिता। हुआ क्या वहां पे, तो भोजन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, और ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन होती है, उससे डायरेक्ट जुड़ता है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और जुड़ने के कारण उसको खराब कर देता है। और ऑक्सीजन का जुड़ना ही कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसीलिए ऐसा भोजन जिसको कि कुछ समय तक रखना है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो उसमें उसको जिस पैकेट में, जिस डिब्बे में बंद किया जाता है, उसमें वायु न भर करके उसमें दूसरी गैसें भरी जाती हैं, निष्क्रिय गैसें, जैसे कि नाइट्रोजन। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि चिप्स के पैकेट आते हैं, जैसे आलू के चिप्स हो या कोई भी चिप्स हो, तो उसमें हवा भरा रहता है, और हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। क्यों धोखा हुआ भाई, क्योंकि हवा भर के बेचा जा रहा है, और उसमें जो पदार्थ है, जो खाने वाली वस्तु है, उसकी मात्रा कम कर दी जा रही है। उसमें जो भरा गया वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है। यदि हवा रहेगा तो वो खराब हो जाएगा, उसमें से गंध आने लगेंगी। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ताकि वो दिनों तक टिके, दिनों तक खराब न हो, खाने योग्य बनी रहे। और यदि वो खराब हो गई, उसमें से गंध आने लगा, तो उसी को बोला जाता है विकृत गंधिता, यानी कि भोजन कहीं ना कहीं से वायु के संपर्क में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस टॉपिक को भी अच्छे से समझा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और ये जो चैप्टर है आपका समाप्त भी हो गया है। सारी चीज़ों के बारे में, सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके हमने कवर किया हुआ है, और सभी के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया हुआ है। और ये वीडियो और ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।